जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारे कमेंट्स आए थे सर इस पे लेक्चर लाओ। ऑल दो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है। तो आज पीवाईक्यूज की हेल्प से देखेंगे हम इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी को कवर करेंगे। मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले खुद क्वेश्चन के आंसर करना, उसके बाद आप मेरी एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को पहले खुद ट्राई करो, ठीक है। उसके बाद अब वीडियो पॉज कर ली होगी, ट्राई कर लिया होगा, आंसर मार्क कर लिया होगा, अब एक्सप्लेनेशन को सुनो। देखो पहली बात, हमें इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। इनकरेक्ट बताना मतलब एक इनकरेक्ट है, तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सारी एनालाइज करेंगे हम एक एक करके। पहली स्टेटमेंट कहती है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, मतलब जैसे सपोज करो सबसे नीचे आपके आ जाते हैं प्रोड्यूसर, जैसे आ जाते हैं प्लांट्स, प्लांट से जाएगी सपोज करो प्राइमरी कंज्यूमर में, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्शियरी कंज्यूमर में, तो एक डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे न्यूट्रंस हैं वो बाई डायरेक्शनल जा सकते हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस हो सकती हैं, बट एनर्जी एक ही डायरेक्शन में जाती है। मतलब एनर्जी प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, जैसे सबसे नीचे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट से लेते हैं एनर्जी, तो उससे क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं। फिर वहाँ से सेकंड लेवल में जाती है, फिर थर्ड लेवल, तो एक ही डायरेक्शन में जाती है। एनिमल से प्लांट्स में नहीं जाती है, उल्टी नहीं चलती है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है एनर्जी का, इसलिए एनर्जी फ्लो को हम यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट। देखो आपने 10% एनर्जी लॉ भी पढ़ा हुआ है, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। 10% एनर्जी लॉ ये कहता है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में कितने परसेंट एनर्जी ट्रांसफर होती है? सिर्फ 10%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1000 एनर्जी है तो अगले लेवल में 1000 का 10% जाएगी, मतलब 100 एनर्जी जाएगी, ठीक है। इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है मिनरल फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज नॉन साइक्लिक। मिनरल नॉन साइक्लिक मतलब वो साइक्लिक नहीं है, जहां से स्टार्ट होता है वहीं पर आकर एंड नहीं होता है। ये स्टेटमेंट गलत है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, मतलब उनको इनकरेक्ट ही चाहिए, तो यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो जो भी मिनरल्स है ना इकोसिस्टम में, नॉन साइक्लिक नहीं, उनका साइक्लिक फ्लो होता है। भाई अगर साइक्लिक फ्लो नहीं होता तो आप ये पढ़ते हो ना हमारे इन्वायरमेंट में फॉस्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, तो भाई साइक्लिक फ्लो है इसलिए तो ये साइकिल्स हैं, ठीक है। ये सेडिमेंट्री साइकिल इसीलिए तो हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ये बोल रहा है नॉन साइक्लिक होता है बट ये साइक्लिक होता है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो हमें इनकरेक्ट ही पूछा था, इस क्वेश्चन का यही आंसर है। सपोज करो ये आपको नहीं भी आता था तो बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रंस, भाई यहीं से प्रेजेंस ऑफ माइंड, मैं आपको बोलता हूँ ना एग्जाम देने जाओ, प्रेजेंस ऑफ माइंड इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा है जिसको इस क्वेश्चन का नहीं भी पता, भाई वो भी दिमाग लगाएगा। यहाँ पर नॉन साइक्लिक बोल रहा है मिनरल फ्लो को, यहाँ पर बोल रहा है साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रंस, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि जो न्यूट्रंस हैं, मिनरल्स में न्यूट्रंस ही हैं, तो साइक्लिक फ्लो जो होता है न्यूट्रंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म से नॉन लिविंग के बीच में, वो अचीव होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। डीकम्पोजर जो आपके डीकम्पोजर डेट्रीवोर्स होते हैं ना, उन्हीं का काम होता है कि वो लिविंग को, जो ऑर्गेनिक स्मॉल ऑर्गेनिक जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनको इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन नाइट्रेट्स वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक उनको बनाते हैं। तो ये कौन करते हैं? बेसिकली डीकम्पोजर्स ही करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड ग्राफिकली थ्रू इकोलॉजिकल पिरामिड। तो आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि बेसिकली ट्रॉफिक स्ट्रक्चर मतलब ट्रॉफिक लेवल्स को देखना है। जैसे ये प्रोड्यूसर का लेवल है, उसके ऊपर मान लेते हैं ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी, तो ये एक पिरामिड से बन जाता है। दो तीन तरह के पिरामिड है, समझाया हुआ है। तो बेसिकली जो ट्रॉफिक स्ट्रक्चर है इकोसिस्टम का, उसको हम इजीली ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो स्टेटमेंट गलत कौन सी थी? ऑप्शन बी, मिनरल फ्लो इकोसिस्टम में नॉन साइक्लिक नहीं साइक्लिक होता है। This is clear. I hope this question is clear to you. Moving towards question number 2. In grassland and tree ecosystem, pyramid of number in ecosystem. देखो बोल रहा है ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम अलग है, ट्री इकोसिस्टम अलग है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो पायरामिड ऑफ नंबर जो होता है इकोसिस्टम में, वो कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा, हमेशा हमेशा अपराइट होगा, इन्वर्टेड अपराइट दोनों हो सकता है, या स्पिंडल शेप होगा। तो कौन सी शेप होगी हमें बताना है। देखो सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए, पिरामिड मैंने अभी ऊपर बताया, इकोलॉजिकल पिरामिड, डिफरेंट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स को हम पिरामिड की हेल्प से बताते हैं, ठीक है। डिफरेंट ट्रॉफिक स्ट्रक्चर्स को हम पिरामिड की हेल्प से बताते हैं। पिरामिड बेसिकली क्या होता है, ध्यान से, जैसे मैं पिरामिड ऑफ नंबर की बात करता हूँ, ये एक रिलेशनशिप है, मतलब कितने प्रोड्यूसर्स हैं उनके नंबर से बताता है। फॉर एग्जाम्पल कहीं पर प्रोड्यूसर 1000 हैं, ठीक है, और उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद जैसे अगर हम बात करें, प्रोड्यूसर के बाद कौन आ जाता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर में प्राइमरी कंज्यूमर आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर 500 हैं, उसके बाद जो है सेकेंडरी कंज्यूमर हैं वो 300 हैं। तो इसका मतलब ये पिरामिड ऐसे आएगा, सबसे
ज़्यादा नीचे हैं उससे कम हो रहे हैं, उससे कम हो रहे हैं, ये आ गया पायरामिड ऑफ नंबर। ऐसा जो पायरामिड होता है दैट इज नोन एज अपराइट, इसको क्या बोलते हैं अपराइट, जिसका बेस बड़ा हो नीचे से और ऊपर छोटा छोटा होता जाए उसको बोलते हैं अपराइट। इन्वर्टेड वाला क्या होता है, इसका उल्टा होता है, इन्वर्टेड वाले में नीचे बेस कम होता है और ऊपर जाते जाते बढ़ता जाता है, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये देखो उल्टा बन रहा है, दिस इज नोन एज इन्वर्टेड। अब यही पूछा कि पायरामिड ऑफ नंबर जो है ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम में कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है, अपराइट होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखो जो ग्रास इकोसिस्टम होता है ना, ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम, वहां पर जो पायरामिड होता है ना ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, वहां पर पायरामिड जो होता है वो कौन सा होता है, वो अपराइट वाला होता है। कौन सा होता है, अपराइट वाला होता है। क्यों अपराइट वाला होता है मैं बताता हूँ उसका रीजन। देखो फॉर एग्जाम्पल ग्रासलैंड में सबसे नीचे क्या आ जाएंगे, ग्रासेस। देखो ग्रास तो सबसे ज्यादा नहीं यार, अगर एक खेत है उसमें ग्रास होगा तो ग्रास तो बहुत ज्यादा होगा। अब ग्रास के ऊपर कौन फीड करेंगे, ग्रास के ऊपर फीड करेंगे हमारे हर्बीवोर्स जिनको हम प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। मान लेते हैं रैबिट्स आ गया इसमें, या हम मान लेते हैं चूहे आ गया, ठीक है, माइस वगैरह आ गए, तो ये आगे कहाँ पर सगे, तो ये कम होंगे ना, ये ग्रास से तो इनका नंबर कम ही होगा। हम नंबर्स की बात करें, पायरामिड ऑफ नंबर है तो ग्रास का नंबर ज्यादा होगा, इनका नंबर थोड़ा कम होगा। अब इनको खाने वाले जैसे स्नेक्स आ जाते हैं, तो स्नेक आ जाते हैं, स्नेक इनको खाते हैं जिनको हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन आ जाते हैं, स्नेक आ जाते हैं। तो स्नेक का नंबर और कम होता है भाई, चूहे ज्यादा होते हैं ना, सांप कम होते हैं, ये आपको पता है। इनको खाने वाले हॉक वगैरह आपने देखा होगा, इनका नंबर तो और कम होता है। तो ये कैसा है, ये अपराइट है। इसका मतलब जो ग्रासलैंड हमारा इकोसिस्टम होता है वहां पर पायरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट होता है। बट अगर मैं ट्री इकोसिस्टम की बात करता हूँ, ट्री इकोसिस्टम में देखो ध्यान से सुनना। अब ट्री इकोसिस्टम में कैसा होता है, ट्री इकोसिस्टम वाला इन्वर्टेड होता है। भाई कई बार आपने देखा होगा कि ये मेरे पास एक पेड़ है, ठीक, एक ही पेड़ है, सिंगल पेड़ है, एक ट्री है मेरे पास, बहुत बड़ा एक पेड़ है, बट नंबर में तो वो एक ही पेड़ है ना, तो ट्री मेरे पास एक है मान लेते हैं, ठीक है। अब इस ट्री के ऊपर बर्ड्स बैठे हुए हैं, ठीक है, बर्ड्स बैठे हुए हैं। क्या इस ट्री के ऊपर एक ही बर्ड बैठेगा, नहीं, इस ट्री के ऊपर तो 10-15 घोंसले भी बनाकर बर्ड्स रह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर बर्ड्स आगे और ज्यादा है, ठीक है। मान लेते हैं इन बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स हैं, ठीक है, आपको पता है ना वो लीच वगैरह ये पैरासाइट बर्ड्स के ऊपर बैठते हैं, तो इनका नंबर तो इससे भी ज्यादा है। तो देखो ये पायरामिड कैसा हो गया, ये पायरामिड इन्वर्टेड हो, इसका मतलब हमारा ट्री पायरामिड इन्वर्टेड हो सकता है, हमारा ग्रासलैंड पायरामिड अपराइट हो, मतलब दोनों केस हो सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी है, इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। समझ आ गया, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा अपराइट है कौन सा इन्वर्टेड है, तो ऐसे हम चीजें समझते हैं। जनरली हमें अपराइट, देखो जो हमारा एनर्जी वाला पूछे ना, अगर मैं आपको पता है एनर्जी यूनि डायरेक्शन होती है, एनर्जी का फ्लो यूनि डायरेक्शन, इसका मतलब एनर्जी का हमेशा कौन सा होगा, एनर्जी का हमेशा इस तरह का होगा, कैसा होगा, अपराइट। एनर्जी का हमेशा कैसा होता है, अपराइट। क्यों, क्योंकि मैंने आपको 10% एनर्जी लॉ पढ़ाया है, इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा इसमें कम होती है, तो एनर्जी जो है यूनि डायरेक्शन है, ठीक है। एनर्जी का पायरामिड जो है हमेशा यूनि डायरेक्शन बनेगा, अपराइट ही बनेगा। बट पायरामिड ऑफ नंबर मैंने आपको बता दिया वो अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे मैंने ग्रासलैंड इकोसिस्टम में बताया कि वो अपराइट होता है, बट ट्री इकोसिस्टम में वो इन्वर्टेड भी हो सकता है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब तीसरा पायरामिड बनता है बायोमास का। किसका पायरामिड बनाते हैं हम, बायोमास। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक मैटर कितना है, ड्राई ऑर्गेनिक मैटर किसी चीज में कितना, मतलब उसका मास कितना, उसका ऑर्गेनिक मैटर कितना है, उसको हम बोलते हैं उसको बोलते हैं बायोमास। तो उसका भी पायरामिड बनाते हैं, ठीक है। अब पायरामिड ऑफ बायोमास जो है ये भी अपराइट भी हो सकता है और इन्वर्टेड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड, किसी केस में अपराइट होगा किसी केस में इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अगर वो लैंड वाला है ना, लैंड वाला अपराइट होगा। मैं बताता हूँ यार लैंड क्या बोल रहा हूँ मैं, लैंड वाले का मतलब क्या है मेरा। और अगर मैं बात करूं एक्वेटिक वाले की, तो मेनली एक्वेटिक वाला जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, एक्वेटिक वाला इन्वर्टेड होता है, ठीक है। ये मैं बायोमास की बात करूं, बायोमास क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर कितना है, तो वो इन्वर्टेड भी हो सकता है वो अपराइट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो, देखो पहले ये इन्वर्टेड वाला समझाता हूँ, एक्वेटिक वाला, मेरी बात सुनो ध्यान से। जो अगर मैं बात करूं एक्वेटिक इकोसिस्टम की, इक्वेटिक इकोसिस्टम ये बायोमास की बात करें, नंबर का नहीं। जो इक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनका मास कम होता है, वो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जिसको फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं, उनका मास कम होता है। उसके बाद स्मॉल फिशेस जो होती हैं उनका मास इससे ज़्यादा होगा, और बड़ी बड़ी फिशेस का मास उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कैसा बन गया, ये इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बन गया। ये कौन सा बन गया, इन्वर्टेड स्ट्रक्चर। मतलब जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें प्रोड्यूसर का बायोमास कम होता है, हर्बीवोर्स का उससे ज़्यादा होता है, और जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे बड़ी फिशेज आ गई, शार्क वगैरह आ गई, उनको बायोमास ज़्यादा होता है। तो ये कौन सा केस आ गया, इन्वर्टेड वाला। बट अगर मैं लैंड की बात करूँ, जैसे हमारे पास प्लांट्स आ गए, तो प्लांट्स का बायोमास सबसे ज़्यादा होता है, तो प्लांट्स का बायोमास सबसे ज़्यादा है। फिर जो हमारे हर्बीवोर्स होते हैं उनका बायोमास कम होता है, फिर प्राइमरी कार्निवोर जो है उसका कम होता है, फिर उससे भी कम हमारे टॉप कार्निवोर जैसे लाइन वगैरह का हो जाता है, बायोमास इनका कम होता है। देखो ना यार, ट्रीज इतने बड़े बड़े हैं तो सबसे ज़्यादा बायोमास तो इन्हीं का होगा। तो ये केस जो होता है ये केस अपराइट वाला होता है लैंड इकोसिस्टम का। बट एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास का केस क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। सर हमें कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, सिंपली याद कर लो, इतना क्यों कंफ्यूज होना है। एनर्जी वाला जो पायरामिड है वो हमेशा अपराइट होता है, बस इतना याद कर, क्योंकि 10% एनर्जी लॉ यही कहता है कि एनर्जी
डिक्रीज होती जाती है। एक क्लियर हो गया। पायरामिड ऑफ नंबर जो है सर ये कुछ भी हो सकता है, ये अपराइट भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बता दिया ग्रासलैंड वाले में ये कैसा होता है, अपराइट होता है, और अगर मैं ट्री इकोसिस्टम की बात करूं तो ट्री वाले में ये इन्वर्टेड होता है। तो ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगली बार पूछे पायरामिड ऑफ नंबर सिर्फ अपराइट होता है तो गलत है। अब तीसरा पढ़ा पायरामिड ऑफ बायोमास, सर ये भी कुछ भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। अगर आपको एग्जाम में आए कि जो लैंड इकोसिस्टम है, जो मेनली लैंड ट्री इकोसिस्टम है, वहाँ पर क्या होता है, ये अपराइट होता है, और अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो एक्वाटिक सिस्टम इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड होता है, ठीक है सर। अब हम कभी नहीं भूलेंगे कि हमारा जो एनर्जी वाला है वो हमेशा अपराइट होता है, और बायोमास और नंबर वाला अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। दिस इज क्लियर। तो देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, सिर्फ रटने वाले नहीं आते हैं। अब ये दो कंसेप्ट आपने समझ आ गए ना, क्वेश्चन आप उड़ा दोगे, ठीक है। तो इसलिए टाइम लेना इज इंपॉर्टेंट पहले कुछ क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन कहता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। तो एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में कैसा होता है सर, यूनि डायरेक्शन होता है, सर ने बता दिया है। बाई डायरेक्शन नहीं होता, मल्टी डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, यूनि डायरेक्शन फ्लो होता है एनर्जी का। 10% लॉ लिंडेमैन का आप याद रखो। नेक्स्ट आपका फूड चेन फूड वेब के रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जो फूड चेन होती है उसमें थर्ड ट्रॉफिक लेवल कौन सा होता है। देखो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में बांटा हुआ है ना हमने, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट दिस दैट, तो हमने ट्रॉफिक लेवल्स में बांटा हुआ है इनको। तो थर्ड लेवल में कौन सा ट्रॉफिक लेवल होता है हमें बता। देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल जो होता है ना, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे आते हैं प्रोड्यूसर। सबसे पहली कहानी प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, जिनको हम बोलते हैं प्लांट्स। देखो ना यार, सूरज की रोशनी ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो यही तो बना रहे हैं। प्रोड्यूसर जो है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का पार्ट होता है, ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आप इधर से कंज्यूमर आ जाते हैं। अब खाना तो बना दिया प्रोड्यूसर ने, अब इनको कंज्यूम करेंगे। तो कंज्यूमर में सबसे पहले आता है जो सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उनको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। कौन से बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहले कंज्यूम करने वाले, तो उनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। इसमें कैसे आ जाते हैं हमारे हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर जैसे गोट हो गया, जैसे आपकी कौ होगी, ये सारे क्या आते हैं, हर्बीवोर्स, ये प्राइमरी कंज्यूमर का पार्ट है। ये किसको खाते हैं, घास को खाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इनको भी तो कोई खाता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, थर्ड लेवल में हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन खाते हैं, सेकेंडरी, जिनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। कौन बोलते हैं, कार्निवोर। जैसे लोमड़ी वोमड़ी हो गया, ये किसको खा लेती है, ये गोट वगैरह को खा लेती है, ये किस में आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, या जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कार्निवोर, ठीक है। उसके बाद ये इसका मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल किसका है, कार्निवोर्स का, ये याद कर लेना। उसके बाद हमारे इसके बाद अगर हम बात करें, ये आगे कार्निवोर्स कहाँ पर, सेकेंडरी कंज्यूमर में। इसके बाद एक टर्शरी कंज्यूमर भी होते हैं। कौन से होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर। अब ये तो आगे छोटे कार्निवोर्स, छोटे कार्निवोर्स में हमारी जैसे फॉक्स वगैरह आ गई, ये सब। बट लाइन जो है वो कौन सा आ जाता है, वो आ जाता है टर्शरी कंज्यूमर में, लाइन टाइगर वगैरह, जो इनको खाते हैं। तो इनको भी खाने वाले कौन से हैं, लाइन वगैरह। तो ये हमारा कौन सा आ गया, ये टर्शरी कंज्यूमर आ जाता है। एक क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ये सारे कंज्यूमर पढ़ा रहा हूँ। एक होते हैं क्वार्टरनरी कंज्यूमर। क्वार्टरनरी कंज्यूमर में हम आ जाते हैं ह्यूमन बींग्स, भाई हम इनको भी खाते हैं, इनको भी खा लेते हैं, इनको भी खा लेते हैं, और इनको भी खा लेते हैं। तो हम किस में आ जाते हैं, क्वार्टरनरी कंज्यूमर। हमें ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, और ऑमनीवोर्स भी कहते हैं। ऑमनीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और जो एनिमल्स को भी खा लेते हैं। तो ये आपने याद रखना, ठीक है। अब आप नहीं बोलोगे। क्या समझा हमने सर इतना समझा कि हमारे पास सबसे पहले होते हैं प्रोड्यूसर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर होते हैं। सेकंड में प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे हर्बीवोर्स बोलते हैं। थर्ड में हमारे पास कौन से होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर। कार्निवोर हर्बीवोर को खाते हैं। हर्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल। थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर का, कार्निवोर क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। फिर टर्शरी कंज्यूमर में लार्ज कार्निवोर, जिनको टॉप कार्निवोर बोलते हैं। और उसके बाद क्वार्टरनरी में ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, जिनको ऑमनीवोर कहते हैं। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में कौन आते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में सर कार्निवोर्स आते हैं। हमें सर कोई भी दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन हमें इजीली समझ आ चुके हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन हमारे कवर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ नेचुरल सिस्टम, एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें सारे के सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। देखो वीडियो पॉज करके खुद करा करो। अब मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं बोलूँगा आपको कि पहले वीडियो पॉज करो खुद आंसर लगाओ, ये आपको खुद की सेंस होनी चाहिए। एक नेचुरल सिस्टम है जिसमें सारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी एरिया में फंक्शनिंग टुगेदर, आपस में मिलजुल के काम करते हैं, और नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर के साथ भी करते हैं इन्वायरमेंट के। उसको क्या बोलते हैं भाई, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। किसकी डेफिनेशन है, इकोसिस्टम। यार इकोसिस्टम में क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स और जो एबायोटिक कंपोनेंट जैसे हवा, पानी, ये सारे मिलजुल के आपस में रहते हैं, जिसमें बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर दोनों होते हैं और आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसको इकोसिस्टम कहते हैं, अर्थ साइकिल, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, इकोसिस्टम की। ज़्यादा तो सोचना ही था, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसमें, इकोसिस्टम। बट ये सारे आपको पता होने चाहिए, सारे इन्वायरमेंट के पार्ट हैं। देखो ऐसी कहानी सुनाऊंगा, उसके बाद
कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सबसे नीचे आपने सुना है, देखो जो हम ह्यूमंस की जब स्टडी करते हैं ना, ह्यूमन बींग्स की, बायोलॉजी में आप बायो में जो पढ़ते हो, जोलॉजी में आप पढ़ते हो ऑर्गेनिज्म तक। कहाँ तक पढ़ते हो? ऑर्गेनिज्म तक। आप पढ़ते हो सेल होता है, सेल से टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ पर आप रुक जाते हो, कहाँ पे? जोलॉजी में। इसके बाद आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट में पढ़ते हो। देखो ऑर्गेनिज्म जब, देखो ध्यान से सुनो, ऑर्गेनिज्म जब आपस में मिलकर एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, एक ही लाइन की बात करता हूँ, तो सारे लाइन अगर एक जगह में इकट्ठे हो जाएंगे, मैं उसको क्या बोलूँगा? पॉपुलेशन। क्या बोलूँगा? पॉपुलेशन। देखो ध्यान से सुनना, कैसे इकोसिस्टम तक पहुँचेंगे पूरी कहानी सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, मतलब सबसे पहले मेरे पास ऑर्गेनिज्म बोल लो या इंडिविजुअल बोल लो, यहाँ पर एक लाइन था, अब ये सारे लाइन इकट्ठे हो गए तो ये बन गई पॉपुलेशन, ठीक है। अब पॉपुलेशन के बाद बनती है कम्युनिटी। पॉपुलेशन से बड़ी क्या होती है? कम्युनिटी। अगली बार ना ये पूछ लेगा पॉपुलेशन बड़ा होता है, कम्युनिटी बड़ा होता है, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम, फिर वहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुन लो। सबसे छोटा था ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलने आगे गपशप लगा रहे हैं 10-15 लाइन बैठ के, तो वो बन गई पॉपुलेशन। अब भाई लाइन से काम नहीं बना, अब ना लाइन के साथ कौ बोलती है मुझे भी रहना है, ह्यूमंस बोलते हैं मुझे भी रहना है, ठीक है। तो सारे अब आपस में मिलने इकट्ठे शुरू हो गए, तो वो बन गया एक जू काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। जहाँ पर सारे, यहाँ पर अभी मैं प्लांट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जस्ट एनिमल्स की बात कर रहा हूँ। सारे एनिमल्स एक जगह पे आ गए, मैं डिफरेंट तरह के एनिमल्स वहाँ पर एक जगह पे इकट्ठे हो गए, वो बना देती है कम्युनिटी। जो पॉपुलेशन इकट्ठे मिलजुल के किसी एक डेफिनेट एरिया में रहती है, चाहे बर्ड्स हो गया ये वगैरह, तो ये सारे कम्युनिटी का पार्ट है। अब इस कम्युनिटी में जब मेरे एबायोटिक फैक्टर भी आ जाएंगे, एबायोटिक फैक्टर में से जैसे हवा, पानी वगैरह, प्लांट्स, इन सबको मैं इंक्लूड कर लूँगा, तो ये मेरा बन जाता है इकोसिस्टम। इसी की हम स्टडी की बात करें तो इकोसिस्टम में यहाँ तक सिर्फ बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, यहाँ पर उसके साथ हमने एबायोटिक भी डाल दिया प्लस प्लांट्स भी डाल दिए, तो ये हमारा बन गया इकोसिस्टम, ठीक है। अब इकोसिस्टम के बाद इससे भी बड़ा होता है बायोम। बायोम क्या होता है? देखो इकोसिस्टम तो यार छोटा सा भी हो सकता है, एक ट्री इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं। एक्वेरियम भी एक तरह का इकोसिस्टम ही है। इकोसिस्टम एक छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, बट इकोसिस्टम से बड़ा अब मैंने एक टेम्परेचर के बेसिस में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये ट्रॉपिकल एरिया है, तो ये ट्रॉपिकल बायोम बन गया। ये टेम्परेट एरिया है, तो टेम्परेट रीजन का टेम्परेचर अलग है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो ये टेम्परेट बायोम बन गया। तो इकोसिस्टम से बड़ी आ गई बायोम। बायोम हो गया एक बहुत बड़े से एरिया को टेम्परेचर कंडीशन में, टेम्परेचर नहीं बोल सकते, डिफरेंट क्लाइमेट, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, इन सब कंडीशन की वजह से मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो बन गया बायोम। और बायोम से बड़ा, सबसे बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर मतलब आपका चाहे एटमॉस्फेयर हो गया, चाहे हवा वाला पोर्शन हो गया, चाहे लिथोस्फीयर ज़मीन वाला पोर्शन, चाहे पानी का वो पोर्शन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। तो सबसे बड़ा क्या आता है? बायोस्फीयर। तो ये सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले हमारे पास होता है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, उसके बाद पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन में एक ही तरह की स्पीशीज़ होती हैं, एक ही तरह की, लाइन है तो लाइन ही होंगे। कम्युनिटी में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म इकट्ठे रहते हैं, पॉपुलेशन अलग तरह की इकट्ठे रहते हैं, और लाइन भी रह गया, टाइगर भी रह गया, ये वो। उसमें जब एबायोटिक भी इंक्लूड कर दिए, ट्रीज वगैरह भी डाल दिए, तो इकोसिस्टम बन गया। अगर टेम्परेचर के बेसिस में या क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस में बड़े बड़े रीजन्स को डिवाइड कर दिया, तो वो बायोम बन गया। और बायोम से ही बड़ा बायोस्फीयर, चाहे लैंड, एयर, वाटर का वो पोर्शन जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और इंटरेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। सर अब के बाद ये नहीं भूलेगा, ठीक है, तो भूलना भी नहीं चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। सेप्रोफाइटिक चेन इज ऑल्सो नोन एज, सेप्रोफाइटिक चेन को क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक फूड चेन, डिट्रीटस फूड चेन, प्राइमरी फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन। देखो सेप्रोफाइट क्या है? जैसे फंजाई बैक्टीरिया हो गया, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के काम आते हैं। बहुत बार बताया हो इसको क्या बोलते हैं, या अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। और मैं एक चीज़ बताऊं, आप लोगों की सिंसियरिटी दिखती है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के आंसर देते हो। हार्डली 1-2 बच्चे क्वेश्चन के आंसर देते हैं, उसके बाद बाकी कुछ नहीं बोलते हैं। तो भाई जैसे आप रिस्पॉन्स करोगे ना, तो फिर वीडियो भी उसी रिस्पॉन्स पे आएंगी 5-5 दिन के बाद, 6-6 दिन के बाद, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे से आंसर किया करो। इसीलिए पूछता हूँ कि आप गूगल सर्च करो या अपना दिमाग यूज़ करो। मतलब वो हमेशा अगर खाना खाते रहोगे और खुद बनाना नहीं ना सीखोगे, लाइफ में ना सिर्फ पेपर की बात नहीं करता, ऐसे भी काम नहीं होगा। सिर्फ फूड जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, स्पून फीडिंग, उसकी आदत छोड़ दो अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो। अदरवाइज लेट के देख रहे हो वीडियो, देखते रहो। वाई डू फूड चेन्स एंड फूड वेब स्टार्ट्स विद ग्रीन प्लांट। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछा है, इसका मतलब ये है कि सिर्फ आपको फैक्चुअल नहीं आते, इन्वायरमेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो फूड चेन और फूड वेब जो है वो ग्रीन प्लांट से ही क्यों शुरू होती है ज़्यादातर चांस में? ऐसा क्यों होता है? बिकॉज प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब द सन्स एनर्जी टू प्रोड्यूस फूड, बिकॉज मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर टेस्टी। ये तो किसने कहा कि ग्रीन प्लांट टेस्टी होते हैं? इसलिए सर फूड चेन फूड वेब प्लांट से स्टार्ट होती है, ठीक है। मोस्ट ग्रीन प्लांट्स ईट अदर प्लांट्स। कौन से ग्रीन प्लांट इतने हैं जो दूसरे प्लांट्स को खाते हैं? मोस्ट ग्रीन प्लांट्स आर ईटर्स। ये भी क्या यार, ये ऐसी स्टोरी बनाई है, ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है।
क्योंकि प्लांट्स के पास ये एबिलिटी है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो सन की एनर्जी को यूज़ करके खाना बना सकता है, तो इसलिए तो उन्हीं से स्टार्ट होगी भाई। जो सबसे पहले खाना बनाने वाला होगा प्रोड्यूसर, खाने की कहानी उसी से स्टार्ट होगी, एनर्जी वहीं से बन गई तो कहानी वहीं से स्टार्ट होगी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट डज द लेटर ओ इन द इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैरामीटर। देखो किसी जगह में कितना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसको मेजर करने के लिए एक पैरामीटर होता है बीओडी, ठीक है। उसमें ओ का मतलब क्या होता है, मतलब इसका मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बीओडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो बीओडी स्टैंड्स फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब इतना तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर ओ का मतलब ऑक्सीजन था। क्या इतना ही समझोगे? नहीं, आपको बीओडी का फंक्शन पर ये बोल रहे हैं ना, इन्वायरमेंट पोल्यूशन पैरामीटर, तो भाई अगली बार पूछ लेगा कि बीओडी एक इन्वायरमेंटल पैरामीटर है, पोल्यूशन को मेजर करना पैरामीटर है। अगर किसी एरिया की किसी मतलब फॉर एग्जांपल किसी पॉइंट का बोल देता हूँ, वहाँ का बीओडी हाई है, तो मुझे बताओ वो पोल्यूटेड है या नहीं है, लेस पोल्यूटेड है, मोर पोल्यूटेड है, बोथ एंड बी, नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बन गया आपके अगली बार के लिए, तो क्या आंसर करोगे? तो इसका मतलब ये भी समझना जरूरी है कि बीओडी होता क्या। देखो बीओडी का मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब है कितनी ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरियाज वगैरह को ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर, सपोज करो, ध्यान से ऐसे सुनो यार, ये मेरे पास एक पॉन्ड है, ठीक है, एक मेरे पास तालाब है, यहाँ पर बैक्टीरियाज हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर भी पड़ा हुआ है। अब ये जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। अब उनको कितनी ऑक्सीजन चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को, इस पॉन्ड के ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ने के लिए, उसको मैं मेजर करूंगा बीओडी से। क्या बोलूंगा उसको? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगर सपोज करो इसको कम ऑक्सीजन चाहिए, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर कम है, इसका मतलब पोल्यूशन कम है। अगर इसको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है, इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को इसने तोड़ना है, इसका मतलब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, इसका मतलब ज्यादा पोल्यूशन है। तो मतलब हाई बीओडी जब होता है, हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है, इसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलते हैं। हाई बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होने का मतलब पोल्यूशन इज हाई। तो ये याद कर लेना, अगली बार गलती मत करना, हाई बीओडी पे लेस पोल्यूशन मत कर देना। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की ज्यादा रिक्वायरमेंट है यार, ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट, इसका मतलब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है, इसका मतलब पोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन में 9 पे मूव करते हैं। प्राइमरी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल, तो सबसे ज्यादा जो मेजर माना जाता है कि ओजोन को डिप्लीट करने वाला केमिकल कौन सा है? मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, सीएफसी जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके लिए आया, ठीक है, ये इतना खतरनाक है, इसके लिए हमें एक प्रोटोकॉल लाना पड़ा इंटरनेशनल, जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वीना कन्वेंशन लानी पड़ी, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही थी। जब हमें ओजोन होल दिखा एंटार्क्टिका में, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर करना, जेकेपीएसआई के पेपर में क्वेश्चन आया था कि जो ओजोन होल डिटेक्ट हुआ था ना, उसको कौन सी कंट्री के साइंटिस्ट ने करा था? अमेरिकन साइंटिस्ट ने, ब्रिटिशर्स ने, रशियन साइंटिस्ट ने, या चाइनीज साइंटिस्ट ने? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसीज आर द मेजर ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है चिपको आंदोलन जो है आपका किसके रिलेटेड है? सॉइल को कंजर्व करने के लिए, बर्ड को कंजर्व करने के लिए, कम्युनिटी को कंजर्व करने के लिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के। तो कौन सा था यार? फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए चिपको मूवमेंट चला था, ये हम सबको पता है सर। चिपको मूवमेंट के बारे में हम जानते हैं, कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, ये भी देख लो। 1973 में उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। पेड़ों को हक किया था ताकि पेड़ ना कटें, वहाँ पर पता नहीं कोई डैम वगैरह बन रहा था। तो जैसे इसमें पूछते हैं कि कौन कौन से इसके साथ एसोसिएटेड थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा का नाम याद रखना ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे इस मूवमेंट में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। चंद्री प्रसाद भट्ट हो गया, तो ये आप याद कर लोगे, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या आप चिपको पूछा तो अगली बार चिपको ही पूछेंगे? नहीं, बिश्नोई मूवमेंट भी पूछ सकते हैं। देखो बिश्नोई मूवमेंट जो है वो बहुत पुरानी मूवमेंट है, 1700 AD के टाइम की मूवमेंट है, बहुत राजाओं के टाइम में थी, ठीक है। तो इसको लीड करा था अमृता देवी ने। इनकी तो मतलब इनको काट ही दिया गया था इस मूवमेंट में। तो अमृता देवी, इन्होंने भी ट्रीज को हक करा था और मतलब पेड़ों के कटने को रोका था। इनकी एक्चुअली इनकी रिलीजियस थी ना, वो खेजरी ट्रीज थे वहाँ पर, तो इन पर मूवीज़ भी बहुत बनी हुई है। तो बिश्नोई मूवमेंट कहाँ पर है? राजस्थान के एसोसिएटेड है, अमृता देवी का नाम एसोसिएटेड है, ये याद कर लेना, ठीक है। तो चिपको मूवमेंट हो गया और हमने देख लिया बिश्नोई मूवमेंट। एक और पूछता है यार, साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है। साइलेंट वैली कहाँ पर है? केरला में। तो साइलेंट वैली वहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उसको रोकने के लिए एक साइलेंट वैली मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुई थी? केरला में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो एक वहाँ की केरला
साहित्य परिषद थी, उसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था ताकि वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनने जा रहा था उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना, वहाँ पे साइलेंट वैली नेशनल पार्क था, तो इसलिए उसके लिए मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करी थी। तो 1978 के टाइम पे ये मूवमेंट हुई थी केरला में, तो ये पॉइंट भी आप याद करोगे, ठीक है। ये सारी इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैं, आपको पता होनी चाहिए। अपिको मूवमेंट भी यार बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अपिको मूवमेंट, चिपको है ना जैसे, उसी तरह अपिको मूवमेंट 1982 में, बाद में चिपको के नाम पे अपिको मूवमेंट चली। तो ये जो झारखंड का एरिया सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वहाँ पर ट्राइबल्स वगैरह ने स्टार्ट की थी ताकि जो टी के प्लांटेशन हैं उनको थोड़ा वो किया जाए, क्योंकि नेचुरल फॉरेस्ट को गवर्नमेंट बोल रही थी कि नेचुरल फॉरेस्ट को काट के वहाँ पे टी के प्लांट लगाए जाएं, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए। इसको रोकने के लिए अपिको मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इतना भी याद कर लोगे 3-4 मूवमेंट तो भी काफ़ी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 4 मूवमेंट्स हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अमंग द फॉलोइंग विच डिस्ट्रॉय ओजोन लेयर द मोस्ट। तो देखो वही CFCs वापस आ गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन लेयर को मोस्टली क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टर्म बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू। तो बायो मैग्निफिकेशन की सिंपल डेफिनेशन पूछ रहा है। अगर आपने इन्वायरमेंट के लेक्चर पढ़े होंगे ना, जो ये टर्म बोल रहा हूँ बायो मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये सारे एक एक करके ये जो मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट के साथ साथ जैसे प्रोटोकॉल्स के भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारे उस पर एक वीडियो बनाई हुई है, ऑल इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स कॉन्फ्रेंसेज, सब पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आपकी मिस्टेक है, और अगर आपने देखा है उसके बाद आप ये PYQs का सेशन देखने आ रहे हो ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा ये सब आपको आता ही होगा। तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी वाली मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा प्लेलिस्ट, उसको देख के जाना एग्जाम में, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आपका एग्जाम भी आप पटवारी वालों पास आ रहे हो तो इसका ध्यान रखना। क्वेश्चन कहता है कि बायो मैग्निफिकेशन क्या होती है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू फूड चेन, ठीक है। देखो यही इस क्वेश्चन का आंसर, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, यही बता देता हूँ। बायो मैग्निफिकेशन पता क्या होता है, देखो आपने सुना होगा कि जो टॉप कंज्यूमर थे हमारे, जिनके हम अभी बात कर रहे थे ऊपर, जैसे हॉक वगैरह हो गया, बड़ी बड़ी ईगल्स हैं। देखो यार, जब छोटे होते थे तो आपको भी पता होगा, आपको दिखता होगा अपने एरिया में ईगल्स आती थी, ठीक है। आज दिखती हैं, आज तो बर्ड्स का दिखना भी बंद हो गया, ईगल्स तो बहुत दूर की बात है। तो ये जो बेसिकली हो क्या रहा है कि जो हम अपने प्लास्टिक्स वगैरह ये जो कर रहे हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये खा रहे हैं हमारे छोटे प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, जैसे हर्बीवोर्स वगैरह हो गया, जैसे फिशेस वगैरह खा रही हैं, पानी में डाल रहे हैं। अब इनको खा रहे हैं स्नेक्स, उनमें जा रहे हैं, स्नेक्स को खा रहे हैं हॉक, उनमें जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये टॉप लेवल में पहुंच रहे हैं। और जब भी ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिस्ट्रॉय नहीं होती, ये चीज़ें जैसे जैसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल में जाती जाती है ना, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने शुरू हो जाती है। जैसे यहाँ पर 10 ग्राम थी ना, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 100 ग्राम, और 100 ग्राम अगर वेस्ट किसी एक बड़े जीव के अंदर है, किसी एनिमल के अंदर, तो उसके बचने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है। इसीलिए ये जो बड़े मेजर टॉप कंज्यूमर्स हैं ना, ये अब आपको दिखते नहीं हैं, जैसे ईगल वगैरह हो गई, क्योंकि बायो मैग्निफिकेशन की वजह से मर रहे हैं, ठीक है। तो बायो मैग्निफिकेशन यही होता है, इंक्रीज होना कंसंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू फूड चेन। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। नॉट, हवा है ना एबायोटिक, लिविंग थोड़ी है यार। सॉइल एबायोटिक है, सनलाइट एबायोटिक, फंजाई भाई ये लिविंग है, फंजाई, प्लांटाई, एनिमेलिया, बैक्टीरियाज, माइक्रोब्स, ये सारे किस में आते हैं, बायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद जैसे सनलाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारे क्या आते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट। बचपन से पढ़ते हैं ऐसा, इसमें कुछ नया नहीं है, ये क्वेश्चन आता तो आप कर लेते। नेक्स्ट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किसके रिलेटेड था, नारकोटिक्स को कंट्रोल करना, हैजार्डस वेस्ट को डिस्पोजल, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। भाई सबने पढ़ा हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या था, ओजोन लेयर डिप्लीशन। देखो होता क्या है, 1985 में जब जैसे ये ओजोन लेयर जब डिटेक्ट होता है ना, ओजोन होल वगैरह, इस टाइम पे 1985 में एक वियना कन्वेंशन आती है। क्या आती है, वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन में ये बोला जाता है कि हम एक फ्रेमवर्क तैयार करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे कि ओजोन डिप्लीशन को कैसे रोकना है। बट ये जस्ट फ्रेमवर्क था, तो किसी ने माना नहीं। तो फिर एक प्रोटोकॉल आता है जो डिफरेंट कंट्रीज ने जिसको रेटिफाई करा, दैट इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1987 में प्रोटोकॉल आता है। इसमें बोला जाता है कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टांसेज है, मेजरली कौन सा था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको हमें खत्म करना है। इसको रिप्लेस किसके साथ करना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ। क्यों, क्योंकि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो थे वो ओजोन लेयर को डिप्लीट नहीं करते थे। तो यही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बट ये जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, बाद में हमें समझ आया भाई हमने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इससे रिप्लेस कर दिया, ये ओजोन लेयर को तो डिप्लीट नहीं कर रहे थे, बट ये ग्रीन हाउस गैस थी, ये तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कर रही थी, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी। फिर 2015 में हमने क्या करा, 15-16 के टाइम में, 2016 में हमने किगाली एग्रीमेंट लाया। कौन सा एग्रीमेंट, किगाली। उसमें हमने बोला कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को भी खत्म कर देंगे, फेज डाउन कर देंगे, क्योंकि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है।
ठीक है, तीनों समझा दिए, इसमें कंफ्यूजन रहती है। वीना कन्वेंशन में जैसे एक फ्रेमवर्क बना था कैसे ओजोन डिप्लीशन को रोकना है, उसको प्रोटोकॉल आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। उसके बाद उसमें क्या कहा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से रिप्लेस करते हैं। फिर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन से हमें पता चाहिए तो ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने किगाली के एग्रीमेंट लाया 2015-16 के टाइम में। दिस इज क्लियर टू यू, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो वो कन्वेंशंस वाली वीडियो देख लोगे ना तो प्रोटोकॉल्स वगैरह प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल फॉर द कॉज नॉट एट ऑल कॉज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन जनरल। भाई किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म नहीं हो रही है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, देखो आपने देखा होगा वेराइटी ऑफ अगर प्लांट्स एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। को एक्सटिंक्शन, ठीक है, एलियन इन्वेजन, एलियन स्पीशीज का आ जाना, ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, एक्सटिंक्शन एक्सप्लॉइटेशन, भाई ये तो खत्म ही करी है ना बायोडाइवर्सिटी को। रीफॉरेस्टेशन, पेड़ों को वापस, क्या पेड़ों को वापस लगाने से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, नहीं, ये तो बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने का ही तरीका है ना। तो इसका आंसर पूछा था नॉट कॉज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो रीफॉरेस्टेशन इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कम्बैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल इशू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन डिप्लीशन के लिए, इसमें तो सोचना भी मत, इस क्वेश्चन का आंसर आपने मार्क कर देना, ठीक है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ 3R प्रिंसिपल, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। 3R क्या, रिड्यूस, पहले तो रिड्यूस करो चीज़ का यूज़ करना, भाई प्लास्टिक को लेना ही नहीं है दुकान में, खुद अपना थैला लेके आए, रिड्यूस करो, रीयूज़ करो। अगर प्लास्टिक में घर पे सामान ले आए हो तो अगली बार उसी प्लास्टिक को लेके घूमो, रीयूज़ करो। उसके बाद रिसाइकिल करो, तो रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल। बट आप मुझे बताओगे इसके बाद आजकल 2R और ऐड हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन से हैं, ठीक है। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल के बाद और भी 2R ऐड हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट लेवल ऑफ फूड चेन आर कार्निवोर्स। कितनी बार पढ़ाना है यार, बता दिया। कौन से लेवल में कार्निवोर आते हैं, तो कार्निवोर कहाँ पर आते हैं, प्रोड्यूसर तो नहीं थे सर, कार्निवोर कहाँ आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर होते हैं पहला लेवल, सेकंड लेवल में कौन आ जाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, और उसके बाद कौन से आ जाते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, जिनको हम कार्निवोर, प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोर्स होते हैं। अगली बार ये आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट वाज सबमिटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिफोर COP21 इन पेरिस। COP21 से पहले इंडिया ने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करा था। बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ क्या होती है, एक मीटिंग होती है वर्ल्ड के डिफरेंट लीडर्स की जो आपस में मिलते हैं और कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ये सब चीज़ें डिस्कस होती है। हर साल ये मीटिंग होती है। COP28 UAE में हुई थी, COP29 कहाँ पर हुई थी, मुझे बताओ COP29 के बारे में, ठीक है। COP29 वो कहाँ पर होनी है ये बताना मुझे। देखो सबसे पहले जब हमने ये पेश करा था इंडिया ने COP21 से पहले जो पेरिस में हुआ था, उसको क्या बोलते हैं, हमने बताया था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मतलब हर एक कंट्री को बोला गया कि आप बताओ अपने आपके डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है, आप क्या क्या अपने टारगेट्स दो, क्या क्या कब तक आपने अचीव करना। जैसे हमने दिया था 2070 तक हम नेट जीरो कर देंगे अपने आप को कार्बन एमिशन, तो ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। वो देख लेना है 2070 ही है एग्जैक्ट, मुझे तो लग रहा है वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई। ये तो वैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन नहीं है, इनमें से कौन सा बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकता, कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन या ऑल ऑफ द। भैया सारे ही नहीं कर सकते, ये फ्लाइट लेते हैं बट फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 21, द फिनोमेना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर इज री-रेडिएट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। देखो सूरज की रोशनी आई जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन, अर्थ से टकराने के बाद वापस जाती है स्पेस की तरफ, लॉन्ग वेव रेडिएशन। बट अगर उसको एटमॉस्फेयर में कोई रोक ले और उसको वापस धरती की तरफ भेजे, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कुछ ऐसी गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ये अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये वापस जाने, सूर्य की रोशनी जो जमीन के साथ टकरा के वापस जा रही होती है ना, उसको रोक लेते हैं। तो मतलब सूरज की रोशनी में गर्मी होती है, इंफ्रारेड रेज, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो गैसेज वो कॉज करते हैं उनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेज द सेडिमेंट्री टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल। देखो बेसिकली आपको पता होना चाहिए बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। बायो मतलब लिविंग, जियो मतलब ये आ गया आपका लैंड वगैरह आ गया। तो उनके बीच में जो केमिकल्स का एक्सचेंज होता रहता है, न्यूट्रंस वगैरह फ्लो करते रहते हैं। जैसे आपके नाइट्रोजन चलता है, फॉस्फोरस, सल्फर घूमता रहता है ना लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, बायोटिक और एबायोटिक, इसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सेडिमेंट्री, कौन से होते हैं, सेडिमेंट्री, और दूसरे होते हैं गैसेस। कौन से, गैसेस। गैसेस में आगे जो गैस होती हैं बेसिकली, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाला, नाइट्रोजन वाला, ऑक्सीजन वाला। सेडिमेंट्री में आगे जो सेडिमेंट्स की फॉर्म में होते हैं, जैसे आपको पता है फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये होते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। अब पूछे इनमें से कौन सा सेडिमेंट्री है, तो देखो दो ही होते हैं, गैसेस और सेडिमेंट्री। तो गैसेस को काट दो, ऑक्सीजन गैस है तो काट दे, ये नहीं हो सकता। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा, फॉस्फोरस, सल्फर।
देखो अगर आपको पता होता बायोजियोकेमिकल साइकिल्स होते क्या हैं, सेडिमेंट्री और क्या होते हैं बेसिकली, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इज डिपेक्टेड बाय। फूड चेन में 3 चीज़ें पढ़ाई आपको, बायोमास, एनर्जी और नंबर। नंबर तो ये बताता है कितना नंबर है, कितने मतलब काउंटिंग में कितने हैं कोई प्लांट्स एनिमल। एनर्जी बताता है एनर्जी कितनी है, और कितना लिविंग मटेरियल है मतलब कितना बायोमास है उसमें, तो पायरामिड ऑफ बायोमास ये चीज़ बताता है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन, इनमें से कौन सी फूड चेन है? ग्रास, वीट, मैंगो। क्या ग्रास को वीट खाता है, वीट को मैंगो खाती है? ये कौन सी फूड चेन है भाई? ऐसी कोई नहीं होती है। ग्रास घास, घास को गोट खाती है और गोट को ह्यूमन खाता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैसे गलत है? गोट को कौ खाती है भाई, कौ खाती है गोट को? नहीं है, तो ये गलत है। और गो को एलिफेंट खाता है, ये गलत था। ग्रास को फिश खाती है, फिश को गोट खाता है, ये क्या है यार? ये हर्बीवोर है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब ये आपको समझ आ गया। इन्वायरमेंट के कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं और फैक्चुअल भी आते हैं, कंसेप्चुअल ज़्यादा आते हैं, तो थोड़ी कंसेप्चुअल अगर आप क्लियरिटी इन्वायरमेंट के टॉपिक्स में रखोगे तो आपका पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 24 क्वेश्चन काफ़ी थे आपको समझाने के लिए। बाकी इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी वाली प्लेलिस्ट देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं अगर आपने वो वीडियोस देखी होती। बाकी जो पटवारी के एस्पिरेंट्स हैं, देखो आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। आज आपका मॉक टेस्ट सेकंड भी अपलोड हो चुका है, आप उसको दो अच्छे से। OMR बेस्ड मॉक टेस्ट था, 5 को पहला हुआ था। और जिन बच्चों ने अभी इनरोल नहीं करा वो करो, दीज आर द फुल लेंथ OMR बेस्ड टेस्ट, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। जस्ट 39 रुपीज़ चार्जेस हैं, डू नॉट लुक एट द चार्जेस, लुक एट द क्वालिटी। आप इन पे इनरोल कर सकते। कैसे इनरोल करना है एक वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या वीडियोस में यूट्यूब में चल जाना। एक वीडियो 5-6 दिन पहले अपलोड हुई है जिसमें लिखा हाउ टू इनरोल फॉर मॉक टेस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट पटवारी एंड जूनियर असिस्टेंट, वहाँ से पता चलता है। इस तरह ये जूनियर असिस्टेंट का भी शेड्यूल है, आपके टेस्ट भी टाइम ले आ रहे हैं, तो आप भी टेस्ट दे सकते हो। ये नहीं है कि आप टेस्ट की डेट निकल चुकी है आप टेस्ट नहीं दे सकते, टेस्ट आप कभी भी दे सकते हो। तो अगर आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और एक और काम करना, अगर कोई और टॉपिक है जिसमें दिक्कत आ रही है, जैसे इंग्लिश का मैंने मॉडल्स डाले थे कल, अब बोल रहे थे टेंसेस के, तो मैं टेंसेस का लेक्चर ले आऊँगा। तो जो जो आपकी प्रॉब्लम्स हो गई मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, आप कमेंट करते रहो, तो उस हिसाब से लेक्चर्स आपको आते रहेंगे। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह शेयर करते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।